जय हिंद प्यारे साथियों, डीम टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक में 10वीं क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो भी बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में अब 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स से ही पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हो तो आपका कन्फर्म है कि यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का जो टॉपिक्स है वो है सोशल साइंस का। सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको पार्ट कराते जाएंगे। आज का पहला पार्ट 1 है और इसको आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चन को देखते जाओ और माइंड में रखो, इसको अच्छे से याद रखो और आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको देखने मिलेगा सेम यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। आपको पता होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, और आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि बॉक्साइट जो है वो अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। देखो, एक क्वेश्चन के साथ मल्टीपल जो भी क्वेश्चन इसके साथ आएंगे उसको भी साथ में करेंगे। ठीक है, ताकि एक ही क्वेश्चन से आपको 2-3 चीज़ें याद रखे। जैसे आपको इस जगह ये क्वेश्चन हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुंबई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि काली मिट्टी किस लिए फेमस हो, मतलब काली मिट्टी पे कौन सा अनाज या कोई भी चीज़, कैसे पेड़ पौधा कौन सा ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कपास। कपास क्या है, जिससे आप रुई जो आपके कंबल में होता है, रजाई में होता है, तकिया में होता है, वो जो रुई होती है वो कपास के पौधों से ही प्राप्त किया जाता है। तो कपास की सबसे ज़्यादा खेती काली मिट्टी पे होती है और अगर आपको राज्य पूछे तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खादर। देखो, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी वो है जैसे कि नदी, आपका जैसे बिहार में गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी में जब बाढ़ आता है ना तो आपके क्षेत्र में बहुत सारी मिट्टियों को ला के जमा कर दिया जाता है। तो वो नवीनतम जो जलोढ़ मिट्टी हुआ है जो अभी तुरंत बाढ़ आया है, जैसे 2025 में बाढ़ आया। ठीक है, और वो मिट्टी जमा हो गया तो उसको हम लोग खादर कहेंगे। और कई क्षेत्र ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत दिनों से बाढ़ ही नहीं आया है और वहाँ पे खेती हो रही तो उस मिट्टी को हम लोग बांगर कहेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी को ही 2 भागों में बांटा गया, एक खादर हो गया, एक बांगर हो गया। ठीक, खादर मिट्टी उसको कहेंगे जो नवीन बाढ़ से जमा हुआ है, उसको हम लोग खादर कहेंगे। और जो बहुत लंबे टाइम से बाढ़ वहाँ पे आया था लेकिन अभी नहीं आया है और वो मिट्टी पुरानी हो चुकी है तो उसको हम लोग बांगर कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंदर वन। देखो, मैंग्रोव वन क्या होता है, जहाँ पे कांटेदार पौधे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि आपका बेल हो गया, आपका बबूल का पेड़ हो गया, इस सब को हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। ये सब अत्यधिक सुंदर वन जो है आपका पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। आपको पता होना चाहिए कि निर्यातक क्या होता है। देखो, निर्यातक मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसे हम लोग निर्यात करना कहते हैं, और जब हम किसी चीज़ को खरीदेंगे तो उसे हम लोग आयात करना कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पतन कहाँ पे होता है? पतन मतलब हुआ बंदरगाह। जैसे समुद्र तट का इलाका हुआ उस जगह हम लोग बंदरगाह बनाते हैं। उस जगह जैसे विदेश में कोई सामान भेजना रहता है तो वहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, उसी को हम लोग निर्यात करते हैं। तो कलकत्ता का जो बंदरगाह है वो चाय के लिए फेमस है। यहाँ से बहुत मात्रा में चाय जो है आपका विदेश भेजा जाता है, तो आप इसको याद रख लो। देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आप सभी का, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, आपको बस याद कर लेना है। ठीक है,
अगर आप याद कर लेते हो ना तो आपको हमेशा ये लगेगा कि नहीं मैंने कुछ अच्छा किया है। आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद ये नहीं लगेगा कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है। अगर आप इसको पूरा वीडियो को देखते रहते हो मल्टीपल टाइम, तो आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको आराम से क्वेश्चन से रट लो, और आपका मैट्रिक में कन्फर्म है कि 40 में से आपका 35 क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, सूती वस्त्र उत्पादन में कौन अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। सूती वस्त्र उत्पादन मतलब उत्पादन जो है सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है, वो राज्य हो जाएगा आपका मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो है हमारा भारत सरकार 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी है, उसमें से आपका एक हिंदी भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखो राजनीतिक दल क्या होता है, जो देखो राजनीतिक दल जैसे आपके बिहार में जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, तो ये सब राजनीतिक दल हैं। ये चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद जो जीतती है वो हमारे सरकार को चलाने के लिए पद ग्रहण करती है, तो उसी को हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। और नींव मतलब होता है कि सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ, तो ये जो है आपका सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। देखो घाटी परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पे है, और नर्मदा घाटी परियोजना क्या है? देखो सिंचाई करने के लिए हम लोग नदी पे बांध बनाते हैं। जब नदी पे बांध बनाते हैं तो उसे हम लोग घाटी परियोजना कहते हैं, और इसका मकसद होता है सिंचाई करना। अब समझो सिंचाई करना क्या होता है, तो सिंचाई करना जैसे पटवन करना आप लोग बोलते हो, खेतों में अनाज दिए हो उसको पटवन करके पटाना है, तो उसी को हम लोग सिंचाई करेंगे। इसके लिए सरकार नदी पे बांध बना के किसानों के लिए सुविधा देती है, और वो नहर के माध्यम से आपके खेतों तक पानी पहुंचाती है, तो इसी को हम लोग बांध कहते हैं, और इसी को हम लोग घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है नर्मदा नदी पे है, और इससे जो लाभान्वित होते राज्य हैं, मतलब जिस राज्य में इसकी जो पानी जाती है किसानों के लिए, वो हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1958। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन। अब देखो स्थानीय स्वशासन क्या होता है, देखो आप देखते हो कि पंचायत में एक मुखिया होता है, एक सरपंच होता है, उसके फिर नीचे वार्ड होता है, तो ये सभी जो है आपके ग्रामीण इलाके में एक संस्था है, जो कि किसी चीज़ में विवाद हो या कुछ भी हो तो उसको निपटाने के लिए ये ग्राम स्तर पंचायत स्तर के स्वशासन को बनाया जाता है, तो इसी को हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं, जिसे कि हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मानक किससे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लगान। देखो परिश्रमिक मतलब क्या होता है, टैक्स। जैसे आपके पास भूमि है ना, उसको उसके लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है साल में, तो उसी को हम लोग लगान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। देखो तेलंगाना जो है वो प्रति व्यक्ति आय के लिए सबसे ज़्यादा जो आय है वो तेलंगाना में। आपको पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, और नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। देखो सरकार साल में एक बार जनगणना कराती है, जिसमें आपको पता चलता है कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है साल भर में, तो उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर सरकार ने जनगणना कराई तो पता चला कि बिहार में जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, और तेलंगाना सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 21 है, महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका योजना आयोग। नेपाल की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाली रुपया। जैसे आपके भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, उसी प्रकार नेपाल में भी रुपया ही मुद्रा है। मुद्रा मतलब पैसा। जैसे अमेरिका सब में डॉलर जाना जाता है, लेकिन नेपाल हुआ आपका, भारत हुआ और पाकिस्तान, यहाँ पे रुपया चलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बचत क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर जो होता है उसे ही बचत कहते हैं। जैसे कि आप 100 रुपया कमाते हो, 50 रुपया खर्च कर देते हो, तो आपके पास कितना बचा? 50 बचा। तो आपको ये जवाब देना है कि बचत क्या है। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है आय तथा उपभोग। आय मतलब हो गया आप जितना कमाते हो, उपभोग मतलब आप जितना खर्च करते हो उस पैसे का, और दोनों को आप घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, वही आपका बचत हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिज्ञा पत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। देखो, बिहार में जो है बीच में बक्सर से, यूपी से जो गंगा नदी आती है बक्सर में प्रवेश करती है बिहार में, और बीचों बीच रेखा बनाते हुए सीमा रेखा का निर्माण करते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाके गिरती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जैसे प्रवेश करती है तो बिहार दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग अब उत्तरी बिहार हो गया और एक दक्षिणी बिहार हो गया। देखो, नेपाल साइड जितना भी ज़िले सटे हुए हैं वो सारे उत्तरी बिहार में आते हैं, और दक्षिणी बिहार में से भागलपुर, पटना, ये सभी दक्षिणी बिहार में आते हैं। तो आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार? तो देखो, पहाड़ से जो नदियाँ आएगी, नेपाल साइड क्या है, पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ से जो नदियाँ आएगी वो बहुत तीव्र गति से आएगी, क्योंकि ढलान से भी कोई चीज़ आएगी तो वो पूरा ज़्यादा मात्रा में उधर से उसका स्पीड रहेगा, तो वो इस तीव्र गति से जो आएगी वो सारे मट्टी, पहाड़, पर्वत को काटते, चीरते, फाड़ते आएगी और गंगा नदी में आके मिल जाएगी। तो उस इलाके में जितना भी ज़िले, जैसे पश्चिमी चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, इस सब इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। और देखो, दक्षिणी बिहार जो है ये थोड़ी सी समतल भूमि होती है। समतल भूमि की नदियाँ उतनी तीव्र नहीं होती जितना कि उत्तरी बिहार में पहाड़ी इलाकों की नदियाँ तीव्र होती है। तो दक्षिणी बिहार की नदियाँ जो है वो मतलब सिंपल है, वो उसमें उतना तीव्र नहीं होता है, जिससे कि अधिक मात्रा में आप वो आपका ज़मीन का कटाव कर सके, इसलिए यहाँ पे कभी बाढ़ उतना ज़ोर से नहीं आती, बट सिंपल है, नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के बारे में आपका कन्फ्यूजन यहाँ से ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। जैसे गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। देखो, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, और लाइक करो बच्चों, और कमेंट में बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, और आप अपने जैसे आपके साथी लोग हैं उस सबको भी शेयर करो, ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूँ और आपके लिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए लगातार लाऊं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिणी बिहार की नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोन। ये जो सोन नदी है वो दक्षिणी बिहार में जैसे कि प्रवेश करती है, यूपी साइड से आती है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई का बाद भूकंप की तीव्र कितना बढ़ती है? 10 गुना। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा बांस उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम जो है आपके बांस उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बांस का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्यारे बच्चों, 1974 के संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। देखो, आप क्वेश्चन को बस याद रखो कि मैंने जो बोला वो क्या बोला। जैसे 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, आपको बस याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति। मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। आप मल्टीपल टाइम जब इस वीडियो को देखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी, और जैसे एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सेम यही क्वेश्चन आया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनाते हैं, बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को रिपीट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है,
मुद्रा, बैंकिंग और संचार किस सूची में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 34 है, उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। देखो, हमारी जो संसद है, संसद में पहले देखो शासन चलाने के लिए सबसे पहले क्या है? संसद। संसद के अंदर हमारे दो, एक है उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन जो है वो लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन हुआ और उच्च सदन जो हम लोग राज्यसभा को कहेंगे। तो ये आप कन्फर्म दो चीज़ें याद रखो, राज्यसभा को उच्च सदन कहेंगे, लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे। ठीक, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे राजा, राजा लोग क्या होता है? ऊंचा होता है, मतलब आम लोगों से वो लोग ज़्यादा होता है। लोक क्या होता है? निम्न होता है, जो कि उसके अंदर रहता है और राजा उस पर शासन करता है। तो राज्यसभा से हम लोग क्या याद रखेंगे? उच्च सदन। और लोकसभा में से क्या याद रखेंगे? निम्न सदन। ये आपको ट्रिक दिए, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद, जो कि विदेश में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37 है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या है? ये अंग्रेज है जो कि भारत में शासन कर रहा था, उसी के काल में इल्बर्ट बिल पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वराज आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन। देखो, स्वराज आंदोलन मतलब क्या होता है? मतलब ये स्वराज आंदोलन अपना शासन चाहते थे भारत, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन कर लिया था तो यहाँ पे उससे आज़ादी चाहने के लिए स्वराज आंदोलन किया गया था। और ये कांग्रेस का अधिवेशन, अधिवेशन मतलब क्या है? एक कांग्रेस संस्था थी भारत में जो कि भारत का नेतृत्व करती थी। उसमें बहुत सारे नेता लोग रहते थे, यहाँ के सभी मिलके भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते थे। उसका जो अधिवेशन मतलब इसका मीटिंग समझो, मीटिंग समझते हो ना, जब कहीं बहुत सारे लोग मिलके आपस में निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या करना है, तो उसका ही अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था, जहाँ पे स्वराज आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, लाहौर कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है, लेकिन आज़ादी से पहले वो भारत में ही था। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुद्रण का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। मुद्रण मतलब क्या है? छापना, जैसे पेपर हुआ, ये सब कागज, ये सब कहाँ से आया? पहले चीन में ही इसका आविष्कार हुआ था। इसका राइट आंसर याद रखना चीन। इंडिपेंडेंट का प्रकाशन किसने किया? मोतीलाल नेहरू। देखो, इंडिपेंडेंट क्या है? ये एक बुक है, इसे किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, नगर निगम को नियंत्रित कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार। नगर निगम, जैसे नगर निगम में क्या आता है? जैसे कि आपका कस्बा टाइप का हो गया, प्रखंड हो गया, वो सब नगर निगम में आते हैं। उसके नीचे नगर पालिका होती है, उसके नीचे फिर पंचायत होती है, फिर वार्ड होती है। तो इसी प्रकार नगर निगम जो है वो राज्य सरकार के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गठबंधन सरकार बनने की संभावना किस व्यवस्था में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। गठबंधन, अब समझो गठबंधन सरकार क्या होता है। तो गठबंधन सरकार उसे कहते हैं जिसमें कि बहुत सारे दल मिल के आपस में सरकार बनाती है। जैसे कि अभी बिहार में आप देख लो, बिहार में क्या है? भाजपा और जदयू, फिर एलजेपी और ईटीसी सभी मिल के भारत में भी देख लो, कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ। तो बीजेपी में बहुत सारे दल मिलके प्रधानमंत्री का चुनाव किए, उसमें मिलके प्रधानमंत्री का चुनाव करके प्रधानमंत्री को चुने। तो उसी तरह बहुत सारे दल मिलके जब सरकार बनाते हैं तो उसे हम लोग बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्षेत्रवाद की भावना का परिणाम क्या है? अलगाववाद। देखो, क्षेत्रवाद की मतलब क्या हुआ? क्षेत्र में अगर आप वाद मतलब हो गया कि आप क्षेत्र में आप बांट देते हो हर एक चीज़ को, अपना क्षेत्र को अपने हिसाब से चलाते हो, तो उसमें अलगाव उत्पन्न होगा, इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है, अलगाव आएगा समाज में, इसी को हम लोग अलगाववाद कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 45 है, सामाजिक विभाजन का आधार भाषा किस देश में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। देखो, सामाजिक विभाजन मतलब भाषा के आधार पर समाज का विभाजन किया गया, ये सबसे पहले जो हुआ था वो बेल्जियम में होता।
क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1946 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1950। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2001। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण वियतनाम की पहली सरकार किसके नेतृत्व में बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हो ची मिन। हो ची मिन। क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जीवाश्म कोयला खदान कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774। देखो मैंने आपको 50 क्वेश्चन आज करा दिए हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 जो आएगा उसमें फिर आपका प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। जो आप वीडियो देखोगे तो आपका कन्फर्म है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देखो, जब टाइम मिले तो एक बार देखो, फिर दोबारा एक बार देख लो, आपको कन्फर्म है कि याद हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अच्छे से वीडियो को देखो, याद करो, पढ़ो, आपको याद हो जाएगा कन्फर्म है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।